हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग अपनी सीटेट के लिए हमारे प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी थे हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं जाके जल्दी से आप देख लीजिए, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीटेट के नाम से। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर विद सोल्यूशन इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम पे भी टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज से हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम अपना पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि इंग्लिश का होगा, ठीक है। तो चलिए अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल जेरेंट वेटिंग फॉर अ बस इज अ डैश एक्सपीरियंस। जेरेंट जो होते हैं वो होते हैं हमारे आईएनजी फॉर्म्स जो होती हैं। तो इसका जो सुटेबल होगा वो होगा हमारा, क्योंकि इज अ लगा हुआ है तो ये हो जाएगा किलिंग। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द वन विद द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है। वाई शी डिड लीव सो अर्ली, या वाई डिड शी लीव सो अर्ली, वाई डिड सो अर्ली शी लीव, या वाई सो अर्ली डिड शी लीव। देखिए आपको बातों से पता लग रहा है ये दो सेंटेंस तो बिल्कुल ही गलत है। अब बचा ये और ये, तो फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें आपको बताना है, देखिए इसमें वाई है, वाई के बाद हमारी डिड आएगा, इसका मतलब हमारा बी सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे सेकंड में हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। वाई के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी डिड इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 63 क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रांसफॉर्म द गिवन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। नीचे एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, इस हमें नेगेटिव सेंटेंस में, यानी हमें इसमें नॉट लगाना है। तो नॉट, नो, ये सब चीज़ें लगानी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे लगाना है। देखिए एवरी ह्यूमन हैज़ फीलिंग्स, एवरी ह्यूमन्स हैज़ फीलिंग। तो इसे हम जब नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो इसका क्या होगा, देखिए एवरी ह्यूमन है तो इसका क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो ह्यूमन विदाउट फीलिंग। इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एवरी ह्यूमन हैज़ फीलिंग, हर इंसान के अंदर फीलिंग होती है। और जिसका नो में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा कि देयर इज़ नो ह्यूमन विदाउट फीलिंग। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। 64 है हमारा, चूज द अप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। हमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस जो है इस सेंटेंस के लिए चूज करनी है। तो बताइए इसका क्या, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना इसका मीनिंग चेंज करे हुए, ठीक है। सेंटेंस क्या है हमारा, इट इज सेड दैट देयर मे बी अनदर वर्ल्ड वॉर। इट इज सेड दैट देयर मे बी अनदर वर्ल्ड वॉर। तो इसे हमें चेंज करना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, पीपल से दैट देयर मे बी अनदर वर्ल्ड वॉर, या पीपल से दैट देयर विल बी अनदर वर्ल्ड वॉर। सी है अनदर वर्ल्ड वॉर मे हैपन, या डी है हमारा देयर मे बी अनदर वर्ल्ड वॉर एज पीपल हैव सेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हमारा ए होगा इसका सही आंसर, सॉरी हाँ ये होगा इसका सही आंसर। पीपल से दैट देयर मे बी अनदर वर्ल्ड वॉर, इट इज से दैट का हो जाएगा पीपल से दैट देयर मे बी अनदर वर्ल्ड वॉर, ठीक है। चलिए 65 क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूज करते हुए मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब ऑप्शन हमें चूज करना है। क्या होगा, पहला है हमारा आई सॉ द यूएस प्लेन yesterday, बी है हमारा आई सॉ यूएस प्लेन yesterday, सी है हमारा आई सॉ एन यूएस प्लेन yesterday, या डी है हमारा आई सॉ अ प्लेन yesterday। तो हमें इसका मतलब हमारे पास क्या है, सेंटेंस सारे एक जैसे हैं, बस ये द ए एन हाँ इसका फ़र्क है। तो आप बताइए यूएस से पहले क्या आएगा, यूएस से पहले ए आएगा, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी है हमारा आई सॉ अ यूएस प्लेन yesterday, ठीक है। 66 क्वेश्चन है हमारा, in the following sentence omit to without changing its meaning and select the most appropriate option for it। हमें क्या करना है कि इस सेंटेंस में टू को रिप्लेस करना है, टू को हटाना है। तो टू हटता है क्या आता है, सो दैट आता है। तो हम पढ़ लेते हैं कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा। द फैक्ट इज एविडेंट टू रिक्वायर्ड एनी प्रूफ, बिल्कुल गलत है। द फैक्ट इज सो ट्रू टू रिक्वायर्ड एनी प्रूफ, सो आ रहा है दैट नहीं आ रहा, गलत है। द फैक्ट इज सो एविडेंट
दैट इट डजंट रिक्वायर एनी प्रूफ। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए 67 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल कंजंक्शंस। कंजंक्शन लगानी है इसमें। नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्न, इट इज कॉम्पिटेंट टू गवर्न इटसेल्फ। बताइए इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बिफोर आएगा, सिंस आएगा, टिल आएगा या आफ्टर आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टिल। आप सेंटेंस लगा के देख लीजिए। नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्न टिल इट इज कॉम्पिटेंट टू गवर्न इटसेल्फ। ठीक है, तो टिल आएगा इसका सही आंसर। 68 क्वेश्चन, पिक आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको प्रीपोजिशन लगाना है। प्रीपोजिशन कौन सा है? देखिए, यू हैव नॉट कंपाइल्ड डैश टू द रेगुलेशंस। तो कंपाइल्ड में क्या आएगा? टू आएगा, बाय आएगा, विद आएगा या ऑफ आएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर होगा हमारा प्रीपोजिशन बाय। यू हैव नॉट कंपाइल्ड बाय द रेगुलेशंस। ठीक है, चलिए हमारा आज का पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ है हमारा, एलिस वॉज अ लिटिल गर्ल विद एन इमेजनरी एंड फर्टाइल माइंड। एलिस जो थी, एलिस एक लड़की है इमेजनरी माइंड की और फर्टाइल माइंड की। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ चीज़, जो मतलब जिसके अंदर बार बार ख्याल आते हैं। तो एलिस एक ऐसे माइंड की लड़की है, उसका दिमाग ऐसा है कि उसके अंदर बार बार ख्याल आते हैं और वो इमेजनरी वर्ल्ड में खोई रहती है, मतलब अपनी ही दुनिया में खोई रहती है, इमेजिनेशन बहुत करती है। वंस वाइल सिटिंग बाय हर सिस्टर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर शी फॉल अस्लीप। एक बार जब वो अपनी बहन के साथ नदी के किनारे पर थी, तब वो वहाँ पे सो गई। She dreamed that she was running across the field after a white beautiful rabbit. उसने सपना देखा कि वो एक सफ़ेद खूबसूरत रैबिट यानी कि हमारा खरगोश, सफ़ेद खूबसूरत खरगोश के पीछे फील्ड में भाग रही है। She fell down a large rabbit hole and entered a strange land where she came across many odd characters and have many strange adventures. तो उसने क्या देखा कि वो रैबिट के पीछे भाग रही है। उसके बाद वो एक लार्ज रैबिट होल में, एक होल होता है ना जहाँ गड्ढे से होते हैं जहाँ पे रैबिट रहते हैं, तो वो रैबिट के गड्ढे में जाके गिर गई और उसके बाद वो एक स्ट्रेंज लैंड में एंटर कर गई। स्ट्रेंज लैंड का मतलब एक अद्भुत सी दुनिया में एंटर कर गई। वेयर शी केम अक्रॉस मैनी ऑड कैरेक्टर, जहाँ उसे बहुत अलग अलग तरीके के लोग दिखे, बहुत अलग तरीके के कैरेक्टर्स के लोग दिखे। एंड हैड मैनी स्ट्रेंज एडवेंचर्स, और उसने वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स करे। स्टेट ऑड कैरेक्टर्स का मतलब है कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग, जैसे इंसान नहीं दिखे उसके अलावा भी और जैसे लोग दिखे। ठीक है, व्हेन शी वोक अप शी फाउंड हरसेल्फ लाइंग ऑन द बैंक ऑफ हर हेड ऑन हर सिस्टर्स लैप। तो उसने क्या देखा कि जब वो जागी तो उसने देखा कि वो अपनी बहन की लैप में यानी गोद में सर रखकर वहाँ पे लेटी हुई है। शी टोल्ड हर सिस्टर अबाउट हर क्यूरियस एंड स्ट्रेंज ड्रीम। उसने अपनी बहन को अपने सपने के बारे में बताया, जो अपना उसका क्यूरियस एंड स्ट्रेंज ड्रीम का मतलब होता है एक जो अलग से सपना था ना उसका, स्ट्रेंज मतलब अद्भुत सपना था, अनोखा सपना था। उसने अपनी बहन को अपने सपने के बारे में बताया। ठीक है, एंड हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर इन वंडरलैंड, और उसने जो भी उसने एडवेंचर करे थे उस वंडरलैंड में, वंडरलैंड मतलब अलग सी दुनिया में, उसने वो सारी चीज़ अपनी बहन को बताई। द सिस्टर फाउंड नो सेंस इन हर ड्रीम, और उसकी बहन को उसके सपनों में किसी भी तरीके का कोई सेंस नज़र नहीं आया, कि मतलब लॉजिक नज़र नहीं आया। इट इज़ फ्यूटाइल टू एक्सपेक्ट एनी सेंस और लॉजिक इन द ड्रीम ऑफ अ लिटिल गर्ल। फ्यूटाइल का मतलब हमारा होता है कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये जिसे हिंदी में निरर्थक बोलते हैं। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है कि निरर्थक, मतलब उसके सपनों में आपको, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस छोटी लड़की के सपनों में लॉजिक और सेंस निकालना बिल्कुल निरर्थक है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है, उसे सपनों में लॉजिक और सेंस होते ही नहीं थे उस बच्ची के सपनों में। चलिए हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस हमारा पहला क्वेश्चन 69 क्वेश्चन है, गिव द एग्जैक्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड। इस वर्ड के लिए फर्टाइल के लिए सिनोनियम क्या होगा? फर्टाइल मतलब हमारा क्या होता था? उपजाऊ। हमने भी पढ़ा था ऊपर पहली लाइन में ही, ये फर्टाइल जो होता था वो उपजाऊ था, मतलब जिस चीज़ में कुछ चीज़ें उगती ही रहती हैं। ठीक है, जैसे उस लड़की का माइंड था, तो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फिकंड,
यानी उसका मतलब भी उपजाऊ। ठीक है। What टाइप ऑफ गर्ल इज एलिस? एलिस किस टाइप की लड़की थी? एलिस जो थी वो एक सपना देखने वाली, उसे विजन करने वाली लड़की थी, तो इसका सही आंसर हमारा विजनरी हो जाएगा। ठीक है, वो अपने दिमाग में ही इमेजिन कर लेती थी सारी चीज़ों को। 71 है, वॉट डिड एलिस सी इन हर ड्रीम? उसने अपने सपने में क्या देखा? उसने फ्लाइंग इन द स्काई, फेरीज आर फ्लाइंग इन द स्काई, नहीं। शी वॉज रनिंग विद अ फरी फन, फरी फन के पीछे नहीं थी, वो रैबिट के पीछे भाग रही थी। शी इज़ रनिंग विद अ वाइट रैबिट, ये बात बिल्कुल सही। शी इज़ रनिंग विद हर सिस्टर, नहीं, सिस्टर के साथ नहीं भाग रही थी, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा शी इज़ रनिंग विद द वाइट रैबिट। ठीक है। 72 क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? पैसेज के लिए आपको टाइटल बताना है, क्या होगा? एलिस रियलिज्म, बी होगा एलिस ऑन द बैंक्स, सी होगा एलिस एंड हर सिस्टर, या फोर्थ होगा एलिस इन वंडरलैंड। तो इसका सही जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा एलिस इन वंडरलैंड। एलिस वंडरलैंड में, एलिस का वंडरलैंड एक तरीके से। ठीक है। 73 क्वेश्चन, व्हाट डिड द फ्रेज रैबिट होल मीन्स इन द गिवन पैसेज? रैबिट होल का मतलब क्या है पैसेज में? तो रैबिट होल का मतलब होता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होना। ठीक है, रैबिट होल का मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होना, तो उसे क्या इसका सही आंसर क्या होगा? इन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। 74 क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन कह रहा है मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस जो होती है वो क्या होती है? ए है द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, बी है द एबिलिटी टू कनेक्ट द distinctive sounds in words to letters, C है understanding of the mapping principle between sounds and meaning, या D है the ability to recognize writing from the other visual marks। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस क्या होती है? द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज। ठीक है। 75 क्वेश्चन, विच स्किल्स इज रेसिप्टिव? इनमें से कौन सी स्किल जो है रिसेप्टिव है? ए है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बी लिसनिंग एंड रीडिंग, सी रीडिंग एंड राइटिंग, या डी राइटिंग एंड स्पीकिंग। इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। ठीक है, लिसनिंग एंड रीडिंग। ओके। 76 क्वेश्चन, while translating a subject and using the translation in a mainstream curriculum, the benefit is, benefit बताइए क्या होगा? A promoting national identity, B enriching linguistic capability and appreciation, C होगा enabling teachers who are not competent in the mainstream language to take class, या D standardizing cultural identity। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेसिटी एंड एप्रिसिएशन। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जा रही है, और इसके अलावा आप अपनी क्लासेस जहाँ से भी ले रहे हैं, अभी क्लासेस यहाँ पे हो नहीं रही है, तो जहाँ से भी आप क्लासेस ले रहे हैं वहाँ से रेगुलरली अपनी क्लासेस लीजिए करिएगा, जिससे कि आपको आपकी प्रैक्टिस और अच्छी बनती है। उसके अलावा देखिए जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज़्यादा अच्छे से आप क्वेश्चंस को समझते हैं, नए नए क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, उतने अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाते हैं। तो ज़रूरी यह है कि आपको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके अलावा भी अगर प्रैक्टिस सेट्स होते हैं तो आपकी प्रैक्टिस उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो बस हम लोग भी यही काम कर रहे हैं कि आपको आपके एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे कि आपको अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने को मिले। ठीक है, और हो सकता है आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे यहाँ पे जो आपको पहली बार देखने को मिल रहे होंगे, या आपने अभी तक देखे ही नहीं होंगे, या आपने पहली बार लग रहा होगा कि यार ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं है, या ऐसा कुछ भी होता है। तो यही तो आपको पता लगेगा कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, या आपको किस चीज़ में मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, यहाँ गलत होगा या यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स पता लगेंगी, या फिर आपको यहाँ पे पता लगेगा कि आपको क्वेश्चन पेपर आपके मतलब ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है। 77 क्वेश्चन, फॉर स्टूडेंट्स टू गेन लैंग्वेज स्किल फ्रॉम टेक्स्ट बुक, द टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड, टेक्स्ट बुक से लैंग्वेज स्किल्स को गेन करने के लिए टेक्स्ट बुक को क्या करना चाहिए? टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड ए कोरिलेट विद असेसमेंट एंड अचीवमेंट, बी लीड टू यूजिंग द टेक्स्ट बुक स्प्रिंगली, सी एक्सपोज दैम टू मोर लिटरली रीडिंग, या डी बिकम मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू टेक्नोलॉजिकली सपोर्टेड कोर्स। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कोरिलेट विद
असेसमेंट एंड अचीवमेंट, ठीक है। 78 क्वेश्चन, द टीचिंग इज ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विथ साउंड इज, कौन सा मेथड है ये होता है हमारा, बताइए इसमें कौन सा मेथड होता है, फोनिक मेथड। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी, फोनिक मेथड। 79, टीचर्स कैन रेमिडिएट फॉर द स्टूडेंट विद लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी बाय, कैसे लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी को रेमिडिएट कर सकते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, बी है प्रोवाइडिंग नोट्स दैट आर सिंप्लीफाइड, सी, इनिशियली गिविंग इंफॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली, नो राइटिंग, डी है कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लास फॉर द स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। 80, वन हु हेट्स नॉलेज एंड रीजनिंग इज कॉल्ड, जो नॉलेज और रीजनिंग को हेट करता है उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मिसोलॉजिस्ट, ठीक है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन अ स्टोम इज अ कप मीन्स, स्टोम इज अ कप, जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बात का पतंगड़ बनाना, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल फस इन अ बिग थिंग, ठीक है। हाँ, 82 क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड पिक आउट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है हमें, ठीक है। ब्लू बेबी बोनेट्स बोबल्स थ्रू द बेयॉन्ड, तो ये कौन सी है, ये हमारी है एलिट्रेशंस, यानी हिंदी में जिसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है हमारी। 83 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द फिगर ऑफ स्पीच साइनेक्डोकी, तो ये जो हमारी साइनेक्डोकी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं जिसे, वो हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ए, two contradictory terms used together, B, gives human qualities to non-living things, C, comparison between two unliking things, या D है when a part of present by a whole or conversely the whole is presented by the past। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा D, when a part is presented by the whole or conversely the whole is presented by the part, ठीक है। इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84, फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन पिक आउट द वन विद द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ल्यूटिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो इसका देख लेते हैं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। LIEUTENANT, ठीक है, ये होता है ल्यूटिनेंट। करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर वेलर, वेलर की जो करेक्ट सिनोनियम है वो बताना है, तो इसका सिनोनियम क्या होता है, ब्रेवरी, ताकत, ठीक है, ब्रेवरी। पैसेज पढ़ लेते हैं, अगला हमारा पैसेज है हमारा, At about the time where the autobiography first appeared, I remember reading its opening chapters in the ill-printed pages of some Indian newspaper. जिस समय पर ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं वो अपीयर हुई थी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपने बारे में, अपनी विचारधारा जो होती है, अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में सब जो है एक बुक में लिखना, ठीक है, आत्मकथा जिसे कहते हैं। तो जिस टाइम पे आत्मकथा जो है वो आई थी, प्रचलित हुई थी, उस वक्त आई रिमेंबर रीडिंग इट्स ओपनिंग चैप्टर्स इन इल प्रिंटेड पेजेस ऑफ सम इंडियन न्यूज़पेपर, तो मुझे याद है कि मैं कुछ जो चैप्टर्स थे उसके वो मतलब बुक में पढ़ के देख रहा था, मतलब आगे रीडर्स बता रहे हैं कि वो किसके लिए किसकी आत्मकथा पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यही थी कि जब ऑटोबायोग्राफीज फर्स्टली अपीयर हुई थी, फर्स्टली अस्तित्व में आई थी, उसके बाद वो उन्हें याद है कि वो कुछ पेपर पढ़ के उसके देख रहे थे, दे मेड अ गुड इम्प्रेशन ऑन मी, उन्होंने जो पेपर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा उनका अच्छा इम्प्रेशन पड़ा, विच गांधी हिमसेल्फ एट दैट टाइम डिड नॉट, जिस इतना अच्छा पड़ा जितना कि गांधी जी खुद उस टाइम पे उन पे नहीं डाल पाए थे। द थिंग्स दैट वन एसोसिएट विद हिम, एक थिंग जो उनके जो मतलब चीज़ें जो उनके साथ में एसोसिएट थी वो क्या थी, होमस्पून क्लोथ, सोल फोर्स एंड वेजिटेरियनिज्म वॉज अनअपील्ड एंड हिज मेडिविस्टिक प्रोग्राम्स वॉज ऑब्वियसली दैट नॉट अवेलेबल in the backward starving overpopulated country,
तो जो अच्छा गुड इम्प्रेशन डाला था उनके ऊपर, और जिन चीज़ों से उनके ऊपर गुड इम्प्रेशन डाला था वो जो उनके साथ थी वो क्या थी, उनकी एक तो घरेलू कपड़े, यानी वो जो मतलब घर के कपड़े थे, यानी विदेशों से कपड़े नहीं मंगाते थे, वो अपना चरखा चलाते थे, अपने ही तरीके के मतलब स्वदेशी कपड़े पहनते थे। उसके अलावा सोलफुल फोर्स, यानी उनकी जो आत्मबल था वो बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा वेजिटेरियन थे, और वो जो अपनी लड़ाई थी वो उस कंट्री के लिए लड़ रहे थे जो कि बैकवर्ड थी और स्टार्विंग ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री थी और जिसमें लोग भूखे थे काफ़ी ज़्यादा और पिछड़े थे, उस कंट्री के लिए वो चीज़ें अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, या उस कंट्री में रह के वो अपने बाकी जो भी उनके अंशंस वगैरह थे वो सारे के सारे वहाँ पे कर रहे थे। इट वॉज ऑल्सो अपीलेंट दैट द ब्रिटिश वॉज मेकिंग यूज़ ऑफ हिम और दो थॉट दे वर मेकिंग यूज़ ऑफ हिम। तो ये एक बात ये भी है कि मतलब ये भी स्पष्ट था कि ब्रिटिश उनका जो था वो यूज़ कर रहे थे, ऐसा उन्हें लगता था। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एज अ नेशनलिस्ट he was an enemy, but in the every crisis he would exert himself to prevent violence. एक नेशनलिस्ट, एक यानी एक राष्ट्रवादी के रूप में वह सख्ती से बोलते थे, और इन एवरी क्राइसिस ही वुड एक्सर्ट हिमसेल्फ टू प्रिवेंट वायलेंस, और वो हर कोशिश रहती थी उनकी कि वो अपने आप को वायलेंस से दूर रखे, यानी वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। विच फ्रॉम द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू मीन्ड preventing any effective actions, whether he could be regarded as our man, जिससे कि ब्रिटिश जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसके हिसाब से मतलब कहते हैं ना कि जब जहाँ पे हिंसा नहीं होगी, मतलब ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके ऊपर वो कोई एक्शन नहीं कर रहे थे, यानी उनकी हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दे रहे थे। इस तरीके से ही कुड बी रिगार्डेड एज अवर मैन, इस तरीके से उन्हें हमारे आदमी की तरह कहा जा सकता है। हमारे आदमी मतलब जो ब्रिटिश लोग समझते थे, ठीक है। 86 व्हाट इज द नेम ऑफ गांधीज ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ये तो आप सबको पता है, माई एक्सपीरियंसेस विद ट्रुथ, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हाउ डिड गांधी अचीव फ्रीडम, गांधी जी ने फ्रीडम कैसे पाई थी? वॉयलेंस से नहीं, तो थ्रू होमस्पून क्लोथ्स एंड सोलफुल वॉइस, मतलब अपने आत्मविश्वास से और अपने जो कहते हैं चरखे के बल पे, एक तरीके से कहते हैं स्वदेशी कपड़ों की वजह से। व्हाट वाज गांधी जीज मीडियाविस्टिक प्रोग्राम्स, गांधी जी का जो प्रोग्राम था वो क्या था? व्हाट वाज गांधीज मीडियाविस्टिक प्रोग्राम? टू कीप द नेशनल स्टाफ, टू ब्रिंग फ्रीडम थ्रू पीस, एगिटेशन फॉर ब्रिटिशर्स, या डी है टू वेट एंड वॉच। तो इसका सही आंसर है टू ब्रिंग फ्रीडम थ्रू पीस, शांति से उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी। देयर वाज अ गांधी कंसीडर्ड एज अवर मैन, व्हाई वाज गांधी कंसीडर्ड एज अवर मैन, गांधी जी को हमारे आदमी की तरह कैसे माना जा सकता है, बताइए। ही वॉज स्पोक्सपर्सन ऑफ इंडिया, ही वॉज स्पोक्सपर्सन ऑफ ब्रिटिशर्स, he was a spokesperson of India and Britishers, या he was spokesperson of nothing, वो ही वॉज स्पोक्स पर्सन जो थे वो इंडिया के स्पोक पर्सन थे, मतलब इंडिया उनकी बातें इंडिया के लोग मानते थे, वो इंडिया की तरफ से बोलते थे। व्हाट डज द एक्सप्रेशंस नॉट विएबल इन द पैसेज मीन्स, नॉट विएबल का मतलब क्या होता है? नॉट विएबल का मतलब होता है इनकॉन्स्टिट्यूशनल्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का हमारा ये पैराग्राफ यहीं ख़त्म होता है, और आज की हमारे प्रैक्टिस सेट, आज हमने एक प्रैक्टिस सेट करा, कल हम फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, और जितने अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है, जितना आप प्रीवियस ईयर पेपर आपने सारे के सारे लगभग कर लिए हैं, उसके अलावा जितने भी प्रैक्टिस सेट्स मैक्स से मैक्स हो सकेंगे उतना हम लोग मिलकर करेंगे, ताकि अच्छे से आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स को लेके हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के ऐसे प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। इसके साथ बाय बाय।